नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं कोटा करियर पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे, ये जो है चौथी क्लास है। इसके अंदर हमने पहले पढ़ा वर्णों के बारे में, भाषा कैसे प्रारंभ होती है, किस प्रकार से भाषा का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए जो सरलतम तरीका है जिससे कि वो मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सके, तो अगला जो आज का हमारा टॉपिक है वह है स्वर संधि में जो अंतिम दो संधियां हमने नहीं पढ़ी, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं, संधि होती है पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि में जिस प्रकार से इसका नाम है, देखिए संधि जो है वह संधि दो वर्णों के मध्य विकार या परिवर्तन का नाम संधि है। तो जब भी बोलने के आधार पर जब परिवर्तन उत्पन्न होता है तो अलग अलग नियमों से अलग अलग संधियों के नामकरण कर दिए गए। तो प्लस के चिन्ह से पहले वाला वर्ण अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, इसको कहा जाता है पूर्व वर्ण। और धन के चिन्ह के बाद वाला वर्ण यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसको कहा जाता है पर वर्ण। पर मानी बाद में और पूर्व यानी पहले। तो ये पहले वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण, इन दोनों में कभी कभी आदेश होगा, कभी कभी एक आदेश होगा। इस आधार पर परिवर्तन हो जाएगा नियमों के अनुसार। उसी परिवर्तन का नाम संधि है और इस संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप का मतलब ये हुआ, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब बाद वाला वर्ण जो है वह बाद वाला वर्ण किसके समान हो जाए, पूर्व वर्ण, यानी इसका रूप आकार ध्वनि पूर्व वर्ण के समान हो जाए, उस संधि को हम कहते हैं पूर्व रूप संधि। और यहाँ पर रूप से मतलब है बोलना, उच्चारण, क्योंकि व्याकरण के जितने भी नियम होते हैं वह नियम लिखने पे आधारित नहीं है, बोलने पे आधारित है। तो इस धन के चिन्ह के बाद वाला वर्ण अर्थात पर वर्ण जब किसके समान हो जाए, पूर्व वर्ण के समान हो जाए, उस संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। तो आइए हम देखते हैं पूर्व रूप संधि का नियम क्या है। पूर्व रूप संधि का सामान्य, इसको सरलता से समझने के लिए आपको सिर्फ इतना ही जान लेना है कि दो स्वर होते हैं, एक तो ए, एक ओ। इसके बाद में ए कैसा होना चाहिए, ऋस्व। सूत्र है एंगे पदांतात अति, यानी एंग हो पद के अंत में। अब यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि पूर्व रूप संधि तभी संभव हो सकती है जब ए और ओ आ जाए पद के अंत में। और पद का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं पद। और संस्कृत में कुछ परिभाषा इसकी इस प्रकार हो जाती है कि किसी भी शब्द अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र कार्य करता है, तो उस सूत्र के अनुसार पद किसे कहते हैं कि जब कोई प्रत्यय जुड़ जाए किसी शब्द के पीछे, या हम सीधा यूं कह सकते हैं जिन शब्दों की रूप चलते हो। राम पद नहीं है, राम है पद है, राम है रामो रामा। सुबंत और तिगंत जिस किसी शब्द के अंत में जुड़ जाए, किसी भी प्रातिपदिक के अंत में जुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं पद। तो पद के अंत में ए और ओ होगा तभी पूर्व रूप संधि का नियम कार्य करेगा, अन्यथा यह नियम कार्य नहीं करेगा। फिर प्लस के चिन्ह के बाद में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। कैसा, केवल ऋस्व आकार, केवल छोटा ए होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इस ए को पूर्व रूप में बदल देंगे, यानी कि यदि ए के बाद में ए आया तो ए भी कैसा बन जाएगा, ए जैसा। अर्थात ए का उच्चारण भी हम क्या करेंगे, ए। तो इस संधि में भी आदेश एकादेश होता है, एकादेशस्य। पूर्व और परवर्ण के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, अर्थात अब हम ए प्लस ए इन दोनों को मिलाकर इसका उच्चारण करेंगे ए। तो ये जो ए है, ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो इस संधि का नाम हो गया पूर्व रूप संधि, यानी कि बाद वाला वर्ण भी किसके समान हो गया, पूर्व वर्ण के समान। अब यहाँ जो ए बचा है, इस ए को हम प्रदर्शित करने के लिए इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। इसको अवग्रह चिन्ह भी कह सकते हैं।
इसको आप लुप्ताकार भी कह सकते हैं, इसको आप खंडाकार भी कह सकते हैं। इसका मतलब है ये द्योतक है ए का, जैसे ये ए होता है तो आधे ए का द्योतक है। ये इसलिए कि इस संधि हो जाने के बाद हमें यह ज्ञात रहे कि इसके स्थान पर ऋस्व ए था, जिसको हमने पूर्व रूप में बदलकर इसकी ध्वनि की इकाई को तो हमने ए कर दिया और इसके स्थान पर केवल अवग्रह चिन्ह शेष रह गया, जिससे हमें ये पता रहे कि कभी संधि होने से पूर्व यहां पर ऋस्व ए हुआ करता था। इस ए का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि संधि के जितने भी नियम हैं वह सारे के सारे नियम बोलने पे आधारित है, और बोलने पे आधारित होने के कारण हमने इसमें परिवर्तन क्या किया, इस ए का उच्चारण ही हमने ए कर दिया। तो यह केवल प्रदर्शन मात्र है, इसका कोई भी उच्चारण नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमने क्या समझा। हमने ये समझा कि कभी भी ऐसी स्थिति हो कि पद के अंत में ए आ जाए या पद के अंत में ओ आ जाए, ए और ओ के बाद में ऋस्व ए आ जाए, तो ए और ओ के बाद में ऋस्व ए के आने पर हम ए को ए प्लस ए को भी ए कर देंगे और ओ प्लस ए को भी हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। शेष ए के स्थान पर हम आगे अवग्रह चिन्ह लगाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, अब हम इसको सरलतम तरीके से इस प्रकार लिखते हैं कि पूर्व रूप संधि का नियम क्या है, कि पूर्व रूप संधि का नियम है ए पदांत प्लस ए बराबर ए अवग्रह, ओ पदांत प्लस ए बराबर ओ अवग्रह। अब पदांत किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा पदांत पद के अंत में, अर्थात संस्कृत भाषा में जिस किसी शब्द के रूप चलते हैं वह पद है, जिसके रूप जिसमें सुबंत और तिगंत पद नहीं जुड़ा, प्रत्यय नहीं जुड़े, वह पद नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं संस्कृत में शब्द ग्राम, सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है ग्रामे। तो इस ग्राम्य शब्द के अंत में क्या आया, ए, अर्थात इस ग्राम्य शब्द के अंत में जो ए है वह पद के अंत में, क्योंकि ग्राम्य एक पद है और पद के अंत में होने के कारण इस ए को हम कह सकते हैं कि ये पदांत ए है। तो पदांत ए, उसके बाद में अगर आ गया अस्मिन, तो अस्मिन से अस्मिन का पहला अक्षर है ऋस्व ए, तो यहाँ पूर्व रूप संधि का नियम कार्य कर रहा है। तो हम एकादेश क्या करेंगे, यहां से ए लिया, यहां से ए, शेष क्या बचा, इधर स्मिन और इधर ग्रा में आधा। अब इन दोनों के स्थान पर हम एकादेश कर देंगे ए के स्थान पर हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, बस शेष यथावत लिख देंगे ग्राम स्मिन, जोड़ेंगे तो मैं में एक ही मात्रा जुड़ेगी ग्राम स्मिन। अवग्रह चिन्ह से संबंधित दो बातें, पहली बात, अवग्रह चिन्ह के ऊपर सीधी रेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, यहां आपको जगह खाली छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, अवग्रह चिन्ह का उच्चारण नहीं किया जाता। आप जब इसको पढ़ेंगे तो ग्रामे अस्मिन आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ग्रामे और इसको छोड़ देंगे सीधा स्मिन, ग्रामेस्मिन। तो न तो अवग्रह चिन्ह का उच्चारण किया जाता है और ना ही अवग्रह चिन्ह के ऊपर सीधी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो नियम हमने पढ़ा, ये नियम समानांतर है अयादि संधि। तो अयादि संधि और पूर्व रूप संधि में क्या भेद है, तो देखिए अयादि संधि में हमने पढ़ा ए ओ आई औ, इसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर हम कर देंगे आई, ओ के स्थान पर हम कर देंगे औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश कर देंगे। यही नियम यहां भी कार्य कर रहा है, ए के बाद में कोई स्वर आ जाए तो यहां पर भी ए के बाद में स्वर आ रहा है, ओ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो ओ के स्थान पर आव कर देंगे, तो यहां भी ओ के बाद में कोई स्वर आ रहा है। तो अयादि संधि का भी नियम है और पूर्व रूप संधि का भी नियम है। तो दोनों में भेद क्या है, तो दोनों में भेद यही है कि जब हम अयादि संधि करेंगे ए ओ, इन दो वर्णों के बाद में जो स्वर आएगा वह स्वर ए को छोड़ के होना चाहिए। एक स्थिति तो ये,
ऋस्व ए नहीं होना चाहिए कि ए दूसरे वो जो है अयादि संधि में वह पद के अंत में नहीं होने चाहिए। अगर पद के अंत में ए और ओ है और बाद में ऋस्व ए है तो वहां अयादि संधि का नियम कार्य नहीं करेगा। वहां कौन सी संधि का नियम कार्य करेगा? पूर्व रूप संधि का। उदाहरण के लिए देखो, भो प्लस अनम, यहां स्थिति क्या बनी? यहां ओ है, आगे ए है, शेष भाग बचा नम और इधर भ हो गया हलन। ओ के बाद में ए, तो नियम यही है, ओ के बाद में ए है। लेकिन ये जो भो है ये पद नहीं है। जब ये भो पद नहीं है तो ओ भी पद के अंत में नहीं है, तो ये पद के अंत में नहीं। यदि ये पद के अंत में होता तो पूर्व रूप संधि का नियम कार्य करता। पद के अंत में ना होने की वजह से अब कौन सी संधि का नियम कार्य करेगा? अयादि संधि का नियम। और अयादि संधि के नियम से ये बन जाएगा भवनम। सेम ऐसा ही उदाहरण है, मान लीजिए आया रामो प्लस अयम, तो ये जो रामू है ये पद है। यहां एक और संधि का नियम कार्य कर, उत्व संधि का नियम लग करके ओ बन गया, बाकी मूल ये पद है राम है। तो ये पद के अंत में होने के कारण यहां पे ओ जो है वह हो गया पदांत, और पद के अंत में ओ है और बाद में ऋस्व ए भी है, तो यहां अयादि संधि का नियम कार्य नहीं करेगा। यहां कौन सी संधि का नियम कार्य करेगा? पूर्व रूप संधि का। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो ओ है वह पद के अंत में है और बाद में ऋस्व ए है। तो जब जब ए और ओ पद के अंत में होगी और बाद में ऋस्व ए होगा तो वहां अयादि संधि का नियम कार्य ना करके वहां कौन सी संधि का नियम कार्य करेगा? पूर्व रूप संधि का। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि पूर्व रूप संधि का जो नियम है वह नियम सर्वाधिक निकटवर्ती अयादि संधि की है। तो अयादि संधि के नियम में और पूर्व रूप संधि में आपको यदि भ्रम हो तो इतना आपको जरूर थोड़ा ध्यान रखना है, पद के अंत में अंत वाला, यदि पद के अंत में ए ओ होगा तो वहां अयादि संधि का नियम कार्य ना करके कौन संधि का नियम कार्य करेंगे? हाँ, पद के अंत में ए ओ है और ऋस्व ए को छोड़ के कोई स्वर है तब भी अयादि संधि का नियम ही कार्य करेगा। तो देखिए कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं। लोको प्लस अयम, यहां आपका ओ, यहां ऋस्व ए, शेष बचा यम, क हलंत लो। यहां जो ओ है वह पद के अंत में है और पद के अंत में होने के कारण यहां पूर्व रूप संधि का नियम कार्य करेगा, बाद में ऋस्व ए भी है, तो दोनों के स्थान पर हम एक आदेश करेंगे ओ अवग्रह। यहां क्या बचा? यम, इधर बच गया लो आधा। अब देखो मिलाओ, क में ओ को मिलाएंगे, लो को यम, और संधि कौन सी हो गई? संधि हो गई पूर्व रूप संधि। इसी प्रकार से नगरे प्लस अस्मिन, यहां ए है, बाद में ऋस्व ए है, शेष भाग आपका बच गया अस्मिन, र आधा नगर, ए के बाद में ए आया, एक आदेश कर दो ए अवग्रह, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वह पद के अंत में है और पद के अंत में ए है और बाद में अवग्रह चिन्ह है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके स्थान पर ए अवग्रह कर देंगे। अब मिला दो नगर, इधर बचा है अस्मिन, मिलाएंगे तो लिखा जाएगा अवग्रह चिन्ह का प्रयोग, नगरेस्मिन। और भी आप जहां कहीं भी आपको उदाहरण मिले आप अभ्यास कर सकते हैं। यह है आपकी पूर्व रूप संधि। अब हम बात करते हैं पररूप संधि। देखिए पररूप संधि किसे कहते हैं? ठीक उल्टा, जो संधि अभी हमने पढ़ी उसका ठीक उल्टा। प्लस के चिन्ह से पहले वाले वर्ण को हम कहते हैं पूर्व वर्ण और प्लस के चिन्ह के बाद वाले वर्ण को हम कहते हैं पर वर्ण। तो देखिए क्या होगा, पूर्व वर्ण का उच्चारण किसके समान हो जाए? पर वर्ण के, यानी इसका रूप, रूप का मतलब बोलने से संबंधित, इसका उच्चारण हम किसके समान करने लगे? पर वर्ण के समान, तो उस संधि का नाम हो जाएगा पररूप संधि।
अब पररूप संधि में देखिए उल्टा नियम कर लीजिए आप, यहां ए और बाद में आ जाए ए, तो इस ए का उच्चारण हम किसके समान करेंगे, ए के समान, बराबर ए प्लस ए बराबर ए प्लस ओ बराबर ओ। अब यहां पर कंडीशन है, सेम यही नियम वृद्धि संधि में भी आपको मिलेगा। वृद्धि संधि में क्या नियम मिलता है, ए या आ प्लस ए या आई बराबर आई, ए या आ प्लस ओ या औ बराबर औ। तो यहाँ ए के बाद में एक, दोनों को मिलाकर वृद्धि संधि भी की जा सकती है, एक प्लस एकम बराबर एक एकम, हमने पढ़ा था वृद्धि संधि में। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि इस पररूप संधि में जो ये ए आता है, ये ए किसका होना चाहिए, उपसर्ग का। ये अनिवार्य शर्त है कि पररूप संधि में जो पूर्व ए होता है वह किसका होना चाहिए, उपसर्ग का, और बाद में ए और ओ है वह किसके होने चाहिए, वह होने चाहिए धातु के प्रारंभ में, यानी किसी कोई धातु शब्द होना चाहिए जिसको हम पद कहते हैं, धातु पद होना चाहिए। और धातु पद के प्रारंभ में यदि ए या ओ है और उपसर्ग के अंत में ए है, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर हम वहां पर कर देंगे पररूप संधि। देखिए एक उपसर्ग है प्र और उसके बाद में एक धातु है एज थी, तो यहां पर अंत में आया ए और बाद में आया ए, दोनों को मिलाकर ए कर देंगे तो बनेगा ये प्रेजते, यानी यहां वृद्धि का कार्य नहीं होगा, ये वृद्धि का निषेधक है, वृद्धि को रोकने वाला यह नियम है। इसी प्रकार से उप प्लस औषधि, उप उपसर्ग है, उपसर्ग के अंत में ए है, औषधि एक धातु है तो ये बनेगा आपका उपौषधि। और भी अन्य नियमों से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा एक देखिए पररूप संधि का नियम और है, उसमें हम पढ़ेंगे पतंजलि द्वारा पतंजलि ने एक समूह बनाया, सूत्र बनाया, सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। तो उन्होंने क्या किया, विशेष शब्दों का एक समूह बनाया और समूह बनाकर उनमें पररूप आदेश करने को कहा गया, और उस समूह का नाम सकंदु गण, सकंधु प्लस आदिशु, आदिशु यानी प्रारंभ में सकंधु शब्द हो, ऐसे एक समूह में जितने भी शब्द है उनमें आप क्या कीजिएगा, पररूप कीजिएगा। तो उससे पहले हमें जान लेना है कि संस्कृत में एक शब्द होता है टी। टी किसे कहते हैं, तो टी कहते हैं अचौंत्यादि टी। किसी भी शब्द का अंतिम स्वर टी कहलाता है, और टी का हमेशा क्या होता है, लोप हो जाता है, या यूं कहे हम उस टी भाग को पररूप आदेश कर देते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में अंतिम स्वर ना हो तो अंतिम स्वर सहित व्यंजन, अंतिम स्वर सहित व्यंजन को भी हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं। दो शब्द आपके सामने है, मान लीजिए एक तो मैंने लिखा रामात और एक मैंने लिख दिया राम। अब आपसे कोई पूछे कि राम शब्द में टी क्या है, तो किसी भी शब्द का अंतिम स्वर टी कहलाता है, तो अंतिम स्वर क्या है, ए यहां पे टी हो गया। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में स्वर ना होकर के व्यंजन हो तो टी हम किसे कहते हैं, तो अंतिम स्वर सहित व्यंजन। इस रामात शब्द का अंतिम स्वर है आ के बाद में कोई स्वर नहीं, तो अंतिम स्वर सहित व्यंजन है तय, तो आत यहां पर क्या हो गया, टी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पररूप संधि में आपको किसका ध्यान रखना है, टी का। और टी किसे कहते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है तो उस स्वर को टी कहा जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर नहीं है, व्यंजन है,
तो उस व्यंजन से पहले वाला स्वर और वह व्यंजन दोनों मिलाकर उसको टी भाग कहा जाएगा। तो देखिए पररूपम वाच्यम, इस सूत्र से हम क्या पढ़ें, तो हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हमें क्या करना है, पररूप आदेश। मान लीजिए शब्द है सक प्लस अंधु, सक देश का कुआ। तो देखो सकंधु में यहां अंत में क्या आया, ए, तो किसी भी शब्द के अंतिम स्वर को हम क्या कहते हैं, टी। आगे क्या है, अब इस टी को आप या तो पररूप आदेश कर दो या टी का लोप हो जाया करता है। जब ए का लोप हो जाएगा, या यूं कह दें पररूप आदेश, पररूप यानी बाद में ए है, तो इस ए को भी हमने ए बना दिया, तो स क आधा और आगे क्या है अंधु। जब इस ए का हमने लोप किया, या यूं कह सकते हैं ए प्लस ए को मिलाकर के हमने ए कर दिया, पररूप आदेश कर दिया, तो कै में ए मिलाओ तो सक प्लस अंधु बराबर सकंधु। संधि कौन सी हो गई, पररूप संधि। अब ये निषेधक है दीर्घ संधि का, ए प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, लेकिन यहां पर सक प्लस अंधु बराबर क्या बन रहा है, सकंधु। ये विशेष नियम बनाकर सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, ये विशेष नियम बनाया गया पररूप संधि के लिए। तो ऐसे जो है 5 7 8 10 शब्द है, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो शब्द कौन कौन से, तो 9th और 10th के विद्यार्थी इन शब्दों का भी विशेष ख्याल रखें। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, उस बुक के पीछे जो संधि का आपको जो चैप्टर दिया गया है, उसमें भी इन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। तो ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वहां भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, या वहां सक प्लस अंधु दीर्घ संधि करके आ जाओ सकांतु। तो देखिए सक प्लस अंधु, कर प्लस अंधु, मनस प्लस ईस, पदक प्लस अंजलि, मार्ट प्लस अंडर, हलस प्लस ईस, लांगुल प्लस ईस, मनस प्लस ईसा। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है इन तमाम प्रकार के उदाहरणों में जो टी भाग है, उस टी भाग को एक बार देख लेते हैं। सक में टी क्या है, अंतिम स्वर ए। कर्क में टी क्या है, अंतिम स्वर ए। अब मनस में टी क्या है, अंतिम स्वर सहित व्यंजन अस, इसको हम कहेंगे टी। पतक में टी क्या है, अंतिम स्वर सहित व्यंजन, इसको हम क्या कहेंगे, टी। मार्च में अंतिम स्वर टी, हलस में अस, अंतिम स्वर को हम क्या कहेंगे, टी। लांगुल में ए भाग को हम क्या कहेंगे, टी। तो इन सारे उदाहरणों के अंदर हम या तो हमें टी भाग का हमें क्या कर देना, लोप कर देना, या इसको पररूप आदेश कर देना। एक ही बात, इसलिए पररूप संधि है। तो इसका हमने जब लोप किया तो स्थिति बनी स क हलंत प्लस अंधु, तो परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद कै को हमने ए में मिलाया और शब्द हमारा बन गया सकंधु। ये विशेष उदाहरण है, छात्रों को ध्यान रखने योग्य, इसमें आपको स्पेशल इनको याद ही कर लेना है। कर प्लस अंधु, ए का जब हमने लोप किया तो कर क हलंत प्लस अंधु, जब कै में ए को मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा करकंधु। मनस प्लस ईस, टी भाग का अस का हमने लोप किया, स्थिति बनी मैं न हलंत और ईस मिलाएंगे तो बनेगा मनीष। पतत में अथ का किया लोप। देखिए पतत ये स्वयं रचनाकार का नाम है, पतंजलि। ये गणिका पुत्र जो है शेषनाग के अवतार माने जाते थे, और कहा गया कि गणिका को कोई जो है पुत्र नहीं हुआ था, तो गणिका
जो है गंगा के जल में जाती है और सूर्य को अर्घ्य देती है, तो एक दिन अचानक क्या होता है कि सांप का बच्चा अंजलि में आकर के गिरता है। तो अंजलि में सांप का बच्चा आकर के गिरता है, तो जो गणिका जो माँ थी उसकी वो अचानक से डर जाती है। तो अंजलि पतत, अंजलि से गिरा होने के कारण को कौर भगवान पूछा, तो कहा मातु सबको हम में सांप। इस प्रकार का आगे जो है वृतांत आता है। तो कहने का मतलब इनका नाम क्या, इन एक नाम शेषावतार भी है। तो पतत अंजलि, अंजलि से गिरने के कारण भगवान पतंजलि का नाम पड़ा था पतंजलि। तो पद में तय हलंत, आगे अंजलि आप मिला दीजिए पतंजलि पर रूप संधि। इसी प्रकार से मार्थ प्लस अंड है, ए का जब हमने लोप किया मार्थ, मिला दीजिए मार्त अंड है, ये भगवान सूर्य का नाम है। मृत, यहां पर मृत वृद्धि आदेश होकर के मृत का मार्त बनता है अंड। मरी हुई अंडे से जिसका जन्म हुआ वो मार्तंड। ये जो सृष्टि की रचना है इसमें हम पढ़ते हैं कि एक जो है गैस का गोला था, उसमें ब्लास्ट हुआ था। बिग बैंग की जो थ्योरी पढ़ते हैं सब उसी पे आधारित पुराना नाम है मार्तंड, भगवान सूर्य का। हलस प्लस ईस, अस का जब हमने लोप किया तो हल ईस बन गया हलीस। लांगुल प्लस ईस, ए का लोप कर दो तो बनेगा। तो और भी कई उदाहरण हैं, 3-4 उदाहरण और है, तो वो भी आप देख सकते हैं, बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। मूलतः इन उदाहरणों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई आपकी पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। अब जो आपकी स्वर